नमस्ते। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिसने हमें सचमुच कुछ नहीं दिया और ऐसा करके सब कुछ बदल दिया। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। गणित में सबसे पावरफुल आइडिया क्या हो सकता है? क्या ख्याल आता है? शायद पाई या फिर पाइथागोरस थ्योरम, यही सब है ना? लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब हो कुछ नहीं? हाँ, बिल्कुल सही सुना। नथिंग यानी शून्य। सुनने में तो बड़ा साधारण सा लगता है ना? पर इसी एक कॉन्सेप्ट ने गणित और विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला दी। इसी के वजह से बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मुमकिन हो पाया। और देखिए, कुछ नहीं का ये आइडिया इतना पावरफुल था कि इसने पेल्स इक्वेशन जैसे मुश्किल समीकरणों को भी हल करने का रास्ता खोल दिया। ये वो कॉन्सेप्ट था जो आगे चलकर मॉडर्न मैथमेटिक्स की नींव बनने वाला था। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प छुपा हुआ इतिहास सामने आता है। जैसा कि द गार्डियन का ये कोट कहता है, हम अक्सर इस बात से अनजान रहते हैं कि प्राचीन भारत के आइडियाज ने दुनिया को, खासकर पश्चिम को, कैसे आकार दिया। तो चलिए आज इसी छिपी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो जीनियस कौन था जिसने पहली बार शून्य को सिर्फ एक खाली जगह नहीं बल्कि एक असली नंबर के तौर पर देखा, जिसने उसे उसकी पहचान दी। तो चलिए मिलते हैं ब्रह्मगुप्त से। तो हमारी कहानी शुरू होती है 7वीं सदी के भारत में। हम चल रहे हैं उज्जैन, जो उस जमाने में इल्म और रिसर्च का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ 598 एडी में। और जरा सोचिए, सिर्फ 30 साल की उम्र में 628 एडी तक उन्होंने अपने सबसे बड़ा काम ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिख डाला था। ये वो किताब थी जो गणित की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और हाँ, ब्रह्मगुप्त सिर्फ एक मैथमेटिशियन नहीं थे, वो उज्जैन की मशहूर ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला के हेड भी थे। तो मतलब वो उस वक्त के साइंटिफिक कम्युनिटी के बिल्कुल सेंटर में थे। एक ऐसी जगह जहां एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स दोनों मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी किताब का नाम था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। और ये कोई बोरिंग एकेडमिक किताब नहीं थी। नहीं, कमाल की बात तो ये है कि ये पूरी की पूरी किताब काव्यात्मक छंदों में यानी पोएटिक वर्स में लिखी गई थी। सोचिए, गणित की बातें कविताओं में, कितना अद्भुत कॉम्बिनेशन है मैथमेटिकल प्रिसिजन और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का। तो चलिए अब उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक को समझते हैं, नेगेटिव नंबर्स को काबू में करना। जी हाँ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो उस जमाने के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के लिए एक पहेली बना हुआ था। तो ब्रह्मगुप्त ने इसे कैसे समझाया? बहुत ही आसान तरीके से। उन्होंने कहा, पॉजिटिव नंबर्स को संपत्ति यानी एसेट्स की तरह समझो और नेगेटिव नंबर्स को कर्ज यानी डेट्स की तरह। बस इस एक एनोलॉजी ने इन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान और समझने लायक बना दिया। और ये देखना तो और भी कमाल का है कि उनके ये पोएटिक नियम आज के मॉडर्न अलजेब्रा से कैसे सीधे सीधे जुड़ते हैं। जैसे उनका एक नियम था, शून्य में से एक कर्ज घटाना एक संपत्ति है। आज की भाषा में इसका मतलब है 0 माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स। या फिर दो कर्जों का गुणनफल एक संपत्ति है। ये तो वही रूल है जो हम सब स्कूल में सीखते हैं, माइनस एक्स इंटू माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस एक्स वाई। मतलब एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव आता है। ये उनकी जीनियस सोच का सबूत है। फिर आते हैं जीरो यानी शून्य के लिए बनाए गए उनके नियम। उन्होंने पहली बार बिल्कुल साफ साफ बताया कि किसी भी नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही मिलेगा, या किसी नंबर से जीरो घटाने पर वो नंबर नहीं बदलेगा। अब ये रूल्स हमें आज बहुत बेसिक लगते हैं ना, लेकिन उस जमाने में ये क्रांतिकारी थे, क्योंकि इन्होंने ही जीरो को सिर्फ एक खाली जगह से उठाकर एक असली नंबर का दर्जा दिया। लेकिन रुकिए, ब्रह्मगुप्त की कहानी सिर्फ जीरो और नेगेटिव नंबर्स पर खत्म नहीं होती। उनके काम ने मॉडर्न मैथ्स के कई और एरियाज की भी नींव रखी। उनका टैलेंट सच में हैरान करने वाला था। अलजेब्रा में उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जनरल फॉर्मूला दिया, ज्योमेट्री में कमाल के फॉर्मूले बनाए, और तो और उन्होंने ग्रेविटी को गुरुत्वाकर्षणम नाम के एक अट्रैक्टिव फोर्स के तौर पे भी डिस्क्राइब किया था। और ये सब न्यूटन से सदियों पहले। एक उदाहरण देखते हैं। ज्योमेट्री में ब्रह्मगुप्त ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया जो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का, यानी एक ऐसी चार साइड वाली शेप जिसके चारों कोने एक सर्कल पर टिके हों, उसका एकदम सटीक एरिया बता सकता था। ये ज्योमेट्री के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब यह है कि आज जब स्कूल में स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखते हैं तो वो असल में एक ऐसे आइडिया से जुड़ रहे हैं जिसे ब्रह्मगुप्त ने करीब 1400 साल पहले ही इतने साफ साफ बता दिया था। उनकी लेगेसी, उनकी विरासत आज भी हमारी क्लासरूम्स में जिंदा है। तो आखिर में ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ब्रह्मगुप्त के ये शानदार विचार पूरी दुनिया में फैले कैसे और उन्होंने भारत की मैथमेटिकल लेगेसी को किस तरह आगे बढ़ाया। उनके आइडियाज का सफर भी किसी कहानी से कम नहीं है। देखिए, 628 एडी में भारत में ये किताब लिखी गई, फिर इसका अरबी में ट्रांसलेशन हुआ सिंध हिंद के नाम से, और बस वहां से ये ज्ञान एक लहर की तरह पहले इस्लामिक दुनिया में फैला और फिर मध्ययुगीन यूरोप तक पहुंचा, जिसने आने वाली कई पीढ़ियों के मैथमेटिशियंस को इंस्पायर किया। उनकी महानता का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि बाद के विद्वानों ने उन्हें कितना सम्मान दिया। 12वीं सदी के एक और महान भारतीय मैथमेटिशियन भास्कर द्वितीय ने उन्हें एक टाइटल दिया था, गणितज्ञों के चक्र में मणि, यानी द जेम इन द सर्कल ऑफ मैथमेटिशियंस। क्या शानदार श्रद्धांजलि है। ब्रह्मगुप्त की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि हमारे इस साझे इतिहास में, इस शेयर्ड हिस्ट्री में ऐसे और कितने ही छिपे हुए हीरे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे कौन से आइडियाज हैं जिन्होंने चुपचाप हमारी दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम आज रहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको हमेशा जिज्ञासु बनाए रखता है।